गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंस। जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसे हम आगे बढ़ाते हुए उसी के टॉपिक को नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें है डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो व्हाट इज डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव या डाइपोल। डाई का मतलब होता है टू और पोल मतलब होता है साइड्स। मतलब कि अगर कोई भी दो चार्जेस है, जैसे दो, और वो चार्जेस कैसे होने चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं डाइपोल को एज अ कपल। कपल में क्या होता है, दो अपोजिट चीजें एक साथ होती है। तो हमारे पास चार्जेस कौन कौन से होते हैं अपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे होंगे, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कोई भी दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों ही चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस पे है, मतलब बहुत ज्यादा पास में है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे, पहले इस पे कि अगर कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसके पास में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, कि बीच में मिड में पॉजिटिव है और नेगेटिव इनके साइड में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसे रखा जाए, नाम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब अगर कोई ऐसा इन पे फोर्स लगे जिनके कारण पॉजिटिव साइड एक साइड में आ जाए और नेगेटिव साइड एक में आ जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी डाइपोल की, व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are present at very small distance, then this is called electric dipole. Next, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो फिर इसका हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसमें होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसे हम डिनोट करते हैं P से। तो जो दोनों चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। द चार्जेस आर इक्वल, और नेचर कैसी होगी इनकी, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट नेचर के और इक्वल चार्ज, दैट मींस इक्वल चार्ज होने का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। व्हेन द चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट अपोजिट नेचर आर प्रेजेंट एट स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हो गया क्लियर। तो इसी में अगर P की वैल्यू लिखे तो किसी भी एक चार्ज की वैल्यू Q, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी Q है और इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर ये दो चार्जेस हैं, उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इंटू डी, वैल्यू ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्ज की वैल्यू नहीं लिखनी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट मींस अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। P की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर, कूलम फॉर चार्ज एंड डिस्टेंस के लिए हमने यूज किया है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है इसी में कि अगर कोई डाइपोल मूवमेंट है तो ये तो उसी इसकी एक्सिस पे और इक्वेटर पे, मतलब एक डाइपोल मूवमेंट रखा हुआ है उससे उसी एक्सिस पे, जैसे इस एक्सिस पे एक डाइपोल मूवमेंट रखा हुआ है इस तरीके से, इसको हमने बनाया बहुत दूर दूर है, पर जनरली ये इतना दूर नहीं होता है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और इससे यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर हम इस डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी। तो पॉजिटिव चार्ज से अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा किस तरफ होता है, दूसरी ओर होता है ना, दूसरी ओर से मतलब उससे दूर की तरफ। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस इस तरीके से होगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज,
तो ये वाली डायरेक्शन किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, और दिस डायरेक्शन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। ठीक है, हमने इतना दूर बनाया डाइपोल को, पर ये जनरली इतना दूर नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि डिस्टेंस जो होती है चार्जेस के बीच में वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब इसी में एक थोड़ा सा छोटा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर हम चार्जेस को थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं कि ये ए पॉइंट है, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज रख रखा है, और ये बी पॉइंट है जिस पे हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख रखा है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो हमें इसकी डिस्टेंस पहले हम मेजर कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट है P, वो इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है, और इस डाइपोल की डिस्टेंस हमने पहले ही बता दी D, दैट मीन्स हाफ डिस्टेंस D/2 एंड D/2। ये दो इनकी डिस्टेंस हो गई, D/2 एंड D/2। अब अगर इन दोनों डिस्टेंस के लिए टोटल में डिस्टेंस निकालू कि भाई AP की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस AP mod of AP will be equal to this R plus D/2। सिमिलरली जो BP की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, BP की डिस्टेंस होगी R माइनस D/2। देखो ये पूरा केवल ये BP इतना है और डिस्टेंस R यहां से है, तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस R में से माइनस करनी पड़ेगी तभी उसकी वैल्यू आएगी। तो BP विल बी इक्वल टू R माइनस D/2। ये तो होगी डिस्टेंस की बात। अब हम जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम A पॉइंट, है ना। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी, दिस E1 विल बी इक्वल टू K माइनस Q, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, KQ/R², और R कितना है, R प्लस D/2 होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम A टू P, A टू P। तो हम लगा देंगे ये डिस्टेंस है A। ठीक है, सिमिलरली अगर हम E2 की वैल्यू लिखना चाहें तो कितनी आ जाएगी, E2 विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन B पॉइंट, देन दिस विल बी इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस कितना बताया हमने, BP की डिस्टेंस क्या लिखी है यहाँ पे, R माइनस D/2, तो R माइनस D/2 होल स्क्वायर। पर इसकी डिस्टेंस किधर से किधर होगी, इसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम P टू B। ठीक है, यहाँ कुछ एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। E1 की वैल्यू निकाल ले तो E1 तो होगा इस साइड पे और E2 होगा इधर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ वैल्यू होती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस होगी दिस इज फ्रॉम P टू A, और यहाँ डिस्टेंस होगी B टू P। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये जो टॉपिक है वो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at point present at its axis। ठीक है, अब हमें जनरली क्या करना है, सिर्फ इस दोनों को ऐड करना है, क्योंकि टोटल हमने बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा था कि अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो जो अलग अलग पॉइंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्जेस के कारण, उन्हें हम जनरली बस ऐड कर देते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, तो यहां वैल्यू हो जाएगी K माइनस Q R प्लस D/2 प्लस KQ R माइनस D/2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद जनरल हमारी सारी कैलकुलेशंस होगी, तो वो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहां तक का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो उनका हमको सम करना है, तो मैं आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हमने E1 की वैल्यू पुट की माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो जनरली जो एक तो एक्सिस वाला है और एक इक्वेटर वाला है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे एक बार अगर एक्सिस वाला आ गया तो नेक्स्ट ईयर इक्वेटर वाला आएगा, ये फिक्स है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 4 में भी पूछा जाता है, कभी 5 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो कैलकुलेशन है, कई बार हम यहाँ तक तो कर लेते हैं लेकिन आगे की कैलकुलेशन क्या करते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो उस कैलकुलेशन को आप ढंग से देखिए। यहाँ हमने दोनों को ऐड कर दिया तो के क्यू दोनों में था, कॉमन ले लिया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, आर और अपॉन आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर आर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है दो, वो यूज कर रहे हैं हम, उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर ऐसे हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिखते हैं 4ab। ठीक है, तो देखो a की जगह हमारे पास क्या है r और b की जगह हमारे पास क्या है d बाई टू। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4a की जगह r और d बाई टू। ठीक है, और नीचे क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करी। यहाँ बन रहा है देखो r प्लस डी बाई टू, यहाँ बन रहा है r माइनस डी बाई टू। इन दोनों को जब आप रखोगे तो वैल्यू आएगी के क्यू 4r डी बाई टू आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको कैंसिल आउट किया तो बचा 2rd और यहाँ हमारे पास वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो डाइपोल होता है वो बहुत ही पास होता है और जो d जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो d इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द r। और अगर d लेस देन r है, इन दैट सिचुएशन d स्क्वायर बाय 4 इज वेरी लेस देन r स्क्वायर, so we can neglect this term d square by 4 here. Therefore the value will be equal to, we can only take the value r square whole square is r raised to 4 और इसे हमने सॉल्व करना है आगे, तो k टू क्यू डी r रेज टू 4। तो अब QD आ रहा है यहाँ पे, इस QD के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट के बराबर होती है। तो डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू QD, तो जो QD है उसकी जगह हम यूज कर लेंगे P। तो अब हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब एंड फाइनली E axis is proportional to 1 upon r क्यूब बिकॉज 2k and p ये सारे कैसे हैं, कांस्टेंट है। So this is the derivation about the electric field due to a dipole at a point present at its axis. अब second इसका derivation है the electric dipole on a equator. Okay. Now the next topic is the intensity of electric field पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स अगर हमारे पास इस तरीके से डाइपोल है A एंड B, इस डाइपोल के कारण हमें यहाँ पर इसकी इक्वेटर पे द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट, जैसे लेट दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है A एंड B, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज प्लस Q एंड अ पॉइंट, लेट दिस पॉइंट P इज here present. Now we have to find out the electric field at this point P on this equatorial line. So the electric field due to the negative charge is like this and its direction will be towards A point. Similarly, the electric field due to this point charge B is like this and its direction will be
B to P. So the E2 will be here. Now the direction of the both E1 and E2 are different. So the method of to solving this is also different. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से देखिए, पहले हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन A and D is D. So the distance of AO, this is the midpoint, and OB will be D by 2 and D by 2. This P is present at the distance R from the center. Okay, so the distance OP will be R. तो हम यहाँ लिख लेते हैं OA and OB will be equal to D by 2, and the distance of the point P from the center O is R. Now we have to find out the distance for AB. Now we consider this triangle OAP. In this triangle you can see that this is right angle triangle, and right angle triangle में क्या वैल्यू होती है? We use Pythagoras प्रमेय. So the value of AP square will be R square plus D by 2 square की जगह D square by 4. ठीक है. So AP will be, AP निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जनरली यूज आता है R square plus D square by 4. ये डिस्टेंस हो गई. तो अगर हम इस पॉइंट पर, यहाँ P पॉइंट पर, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू negative charge which is present at A, where the value will be E1 is equals to, क्या वैल्यू हो जाएगी? E1 is equals to minus K cube upon R square. The value of R square is R square plus D square upon 4. Okay, similarly the value of E2 will be, अच्छा इसकी भी हमने डायरेक्शन नहीं लिखी यहाँ पे, A to P to A, डायरेक्शन फ्रॉम P to A, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 is the electric field, value of electric field due to this positive charge. So E2 will be equal to K Q upon R square plus D square upon 4, and डायरेक्शन फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड में होगी, नेगेटिव था इसलिए इधर थी, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? D2. ठीक है. अब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें E1 और E2 का, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द E1 विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E2. यहाँ तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दैट मीन्स both the charges, the intensity of electric field is same, but the direction of both of the fields are different. तो हमें यहाँ करना पड़ेगा रेजोल्यूशन, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्शन है, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं कि x और y किसी डायरेक्शन है, कोई एंगल थीटा पर कोई वेक्टर है ना, तो इसके हम कंपोनेंट्स निकालते थे. तो कंपोनेंट ऑफ x, सॉरी a ले लेते हैं ना, द कंपोनेंट ऑफ a along x direction is a cos theta. Similarly, component of a along the y direction is a sin theta. Do you remember this? अगर रिमेम्बर नहीं तो आप इसे देख लीजिए. a है तो बेस लाइन जो होगी वो a cos थीटा होगी, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो a sin थीटा होगा. सिमिलरली वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं. ठीक है. अब हम ये बनाते हैं कि लेट दिस एंगल विद थीटा. ओके, एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी towards from this point is E. Okay, resultant of what? E2 and E1 is equals to E. Now the angle here we make is theta. How it will be theta? It makes a angle Z here. Okay, and this will be theta. So the value of E1, okay, यहाँ हम दो डायरेक्शन लेते हैं, है ना. कैसे लेंगे डायरेक्शंस? जैसे यहाँ हम ये ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ इसकी जो वैल्यूज होगी वो दो होगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन पर. इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्यू टू E1 cos थीटा, और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन द वैल्यू इज E1 sin थीटा. सिमिलरली हम E2 को भी रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, है ना. ये हो जाएगी E2 sin थीटा, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, and this will be here E2
cos थीटा। अब इस डायरेक्ट डायग्राम में हम देखना है कि रिजॉल्व पार्ट्स को भी हम ऐड करते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, E1 एंड E2, एंगल भी सेम है थीटा एंड थीटा, सो द इफेक्ट ऑफ E1 sin थीटा विल बी कैंसल्स आउट बाय E2 sin थीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट, एक की अप डायरेक्शन है और एक की डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा, ये वाला, क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 विल बी इक्वल, बोथ आर इक्वल, सो द वैल्यू ऑफ E विल बी 2 E1 cos थीटा। तो हम उनको ऐड कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so the total E will be 2, चलो पहले से लिखते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और डायरेक्शन किधर है, P से दूर की तरफ है इसलिए माइनस P, दिस शोज द डायरेक्शन, माइनस P शोज द डायरेक्शन माइनस P। ओके, क्योंकि वो माइनस x डायरेक्शन में है इसलिए माइनस P, इधर होता तो प्लस C होता। Okay, so the value will be E. We know that the magnitude of A is equals to magnitude of E1 is equals to magnitude of E2. So we can write here 2E E1 cos theta. Okay, अब हम यहाँ values put कर देंगे. So what is the value of E1? We calculate first जो 2 K Q upon R square plus V square upon 4. But what is the value of cos theta? So cos theta we can calculate from this triangle, from triangle AOP. AOP में cos theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? This is the base. Okay, so the value of cos theta will be equal to d by 2 upon r square plus d by 4 का अंडर। अगर हम इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें तो कितनी आ जाएगी, cos थीटा विल बी, ये कितना डिस्टेंस था, d by 2, और इसका हाइपोटेन्यूस कितना था, हाइपोटेन्यूस हमने पहले कैलकुलेट किया था, AP की वैल्यू वही हमने रख दी r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। हमने यहाँ पे AP स्क्वायर कैलकुलेट किया था, है ना, तो AP उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2KQ d by 2 अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 रेज टू 3 by 2। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी लेंथी है, बट इट इज नॉट टफ, इट्स इजी। नाउ यू कैन सी हियर 2 is cancelled by 2, QD को हमने पहले वाले में क्या लिखा था, P, हम लिखेंगे KP, सिंपल, एंड R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 की पावर 3 by 2 है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है फिर से अगेन R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D स्क्वायर बाय 4, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू एंड R स्क्वायर इज टू 3 by 2 and this 2 will be cancelled out by this 2, so the value will be E at the equator. इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं निरक्ष, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी KP अपॉन RQ। अब आपने देखा होगा जब हमने E1 कैलकुलेट किया था, ठीक है, किसके लिए, एक्सिस के लिए, तो उसकी वैल्यू आई थी E ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू 2KP अपॉन RQ एंड E ऑफ इक्वेटर इज KP अपॉन RQ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपको रेशियो बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस एंड इक्वेटर, देन दिस रेशियो इज 2:1। सो रेशियो विल बी E ऑफ एक्सिस अपॉन E ऑफ इक्वेटर विल बी 2:1। ओके,
This is all about the electric field intensity for the dipole at equator and at axis. Now the next topic is, you can take its screenshot. Now the last topic of this chapter is torque. What is torque? हम सबने फोर्स के बारे में तो देखा है ना. What is the force? Force is mass into acceleration. ओके. तो जब डाइपोल को, अब यहाँ हम फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तब क्या होगा. ओके, तो हम उसका डायग्राम भी बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं. Now we are considering the force and torque on a dipole in uniform electric field. Okay, तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, दैट दिस फील्ड इज E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है AB, A नेगेटिव Q और B पे प्लस Q चार्ज है. द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज D. अब अगर इस डाइपोल में अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फोर्स होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण भी फोर्स होगा. तो फोर्स ड्यू टू माइनस Q. ओके, फोर्स ड्यू टू माइनस Q चार्ज F1 is equals to minus QE, because we already calculate E is equals to F upon Q, so F is equals to QE. This is a minus QE. Similarly, the force due to plus Q charges F2 is equals to QE. अब अगर हम टोटल फोर्स निकालें by the principle of superposition, the total force will be equal to F is equals to F1 plus F2. So the minus QE plus QE. That means no force on this dipole by this electric field. तो अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर कौन सा और दूसरा फोर्स लग सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, F1 एंड F2. तो अब जब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो अब हम इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं. डायरेक्शन अगर देखें तो अगर B पॉइंट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, और F2 की वैल्यू कितनी है, QE. सिमिलरली अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें A पॉइंट के लिए तो माइनस Q चार्ज है, और इस माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस QE. ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक की अंदर की तरफ है और एक की बाहर की तरफ. दोनों क्या करेंगे, उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे और रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे. तो इससे हम कहते हैं दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स. क्योंकि अगर ये एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते तो इनका अगर मैग्नीट्यूड 0 होता तो हम कह देते हैं देयर इज नो फोर्स. बट यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग है. जो वर्क लाइन जो है डायरेक्शन की है ना, वो दोनों की अलग अलग है. इसलिए अगर इनका मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को मिलकर क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं. एंड दिस कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. दिस कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. तो टॉर्क को कैसे, इसे जनरली हम टॉ से नोट करते हैं. टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, this torque will be equal to the force into the perpendicular distance between the line of action of force. मतलब इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है. इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ पर होगी. तो दिस पॉइंट को हम कह देते हैं, इस पॉइंट को मैं डिनोट कर देती हूँ C से. एंड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force lines of the forces F1 and F2. तो फोर्स की वैल्यू F रखेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC. दिस डिस्टेंस इज BC. ओके, और अगर इस एंगल को हम थीटा माने तो दिस BC विल बी इक्वल टू
सॉरी दिस एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना है ना, तो BC विल बी इक्वल टू D sin थीटा। ठीक है, तो F की वैल्यू रखेंगे माइनस QE इंटू D sin थीटा। मैग्नीट्यूड आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं QED sin थीटा, और Q और D मिलकर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये वाला Q और ये वाला PE, तो PE sin थीटा। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, P क्रॉस E से। टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। द यूनिट ऑफ द टॉर्क इज, इसको यहां लिख देते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन फोर्स के लिए, फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, तो न्यूटन इंटू मीटर एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E दैट मीन्स, अब ये करने की क्या कोशिश करता है, इस डाइपोल को यहाँ जैसे तिरछा कोई ये रखा हुआ है, इसको रोटेट करने की कोशिश करता है, और रोटेट जब होता है तो रोटेशन में हमने कौन सा फोर्स पढ़ा था, टॉ, इसलिए हमने यहाँ टॉ यूज किया है। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको भी, जो फोर्स लाइन है दोनों की, जो वर्किंग लाइन है, एक्शन लाइन है F1 और F2 की, वो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो रहा है टोटल फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए कपल ऑफ फोर्स के जैसे वर्क करेगा, और इस कपल ऑफ फोर्स को ही हम कहते हैं टॉ, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E है दैट मीन्स साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम आगे डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, अलग अलग केसेस के लिए, कि हम जानते हैं कि फर्स्ट केस मैम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब आपके पास थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 इज 0। ओके, दैट मीन्स द टॉ इज इक्वल टू PE इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 विल बी इक्वल टू 0। तो टॉ की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, किस कंडीशन में, जो थीटा 0 है। इसका मतलब जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास AB यहाँ रखा हुआ है, AB यहाँ रखा हुआ है, तभी तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, 0। तो जब पहले से ही वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में टॉ लगेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा ही नहीं, ऑलरेडी इट इज अलाइंड इनटू द डायरेक्शन ऑफ, इनटू पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जब हम इसका सेकंड केस देखते हैं, जब हम इसका सेकंड केस देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 90 इज 1। ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉ की वैल्यू कैसी होती है, टॉ इज इक्वल्स टू PE into PE sin 90 degree, and this will be equal to PE. The value of tau is maximum in the case of when theta is 90 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा A भी रखा हुआ है, तो अब इसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसके टोटल इसको पूरा घुमा के लाने के लिए, है ना, पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, इसलिए टॉ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। थर्ड केस इसका theta is equals to 180 degree. It will be also sin 180 is 0. So tau is equals to again 0. But इस कंडीशन और इस कंडीशन में हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि वो पहले ही उसकी डायरेक्शन में रखा हुआ है, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो जहां है वहीं रहेगा, तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, स्टेबल हो गई। लेकिन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। 180 डिग्री का एंगल मतलब उल्टा रखा हुआ है, जैसे यहाँ B, इस पे यहाँ बता देना चाहिए, ये पूरा ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ A है और यहाँ B है, दैट मीन्स इसको पूरा घूम के आना है। हालांकि ये भी स्टेबल वाली कंडीशन, ये पैरेलल ही है, इसलिए इसको कहते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाली कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, और मैक्सिमम कंडीशन इसमें होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा,
आप हमें कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन पे जाके ये भी बता दीजिए कि आगे हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है या न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। ओके, देन टेक केयर, बाय बाय।